की सिचुएशन को कैसे देखें? जी, विपिन जी, गुड इवनिंग। देखिए, आपने बहुत अच्छा एक संक्षेप में ऑलरेडी दर्शकों को बता दिया अपने इंट्रोडक्शन में। और आई थिंक पैनल पे जो भी लोग हैं वो सब मानेंगे आपकी बात की। देखिए, अपॉर्च्युनिटी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तभी मिलती है मार्केट में जब एक अनसर्टेनिटी का माहौल। और ये अनसर्टेनिटी 2 तरह से है कि जो अभी सिचुएशन खराब है, वो कितने समय तक खराब रहेगी और दूसरी कितने लेवल तक खराब होगी। तो ऐसे एनवायरनमेंट में विपिन जी क्या होता है कि जो जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अपना रिस्क का पोज़ीशन जो है वो कम करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें इक्विटी शेयर्स भी एक सबसे अव्वल नंबर पे आता है। तो एक रिस्क ऑफ जिसको हम कहते हैं कि चलिए अपना रिस्क कम करते हैं मार्केट में। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं, वो कम हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर है जो अभी मार्केट में जो एनवायरनमेंट है, जो टेक्निकल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, फंडामेंटल्स अभी ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। और यही एक अपॉर्च्युनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि वो धीरे-धीरे अपना एलोकेशन बॉटम फिशिंग करने की बजाय, एक बार में डिप्लॉय करने की बजाय, ये समझिए कि किसी को नहीं मालूम कि कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। धीरे-धीरे अपना थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसे कंपनीज़ में करें जिनका बिज़नेस मॉडल इस वॉर की सिचुएशन से खराब नहीं हुआ है। तो डोमेस्टिक कंज़म्पशन की थीम है, एक्सपोर्ट्स की थीम है, टेक्नोलॉजी की थीम है। ये सारी थीम्स ऐसी हैं जो इनका वॉर से कोई लेना-देना नहीं है ज़्यादा अभी डायरेक्टली। अगर लंबा खींचा तो सबको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। पर बड़ा केयरफुली, जुडिशियसली एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पार्टिसिपेशन कम है, तो वैल्यूएशंस फेवरेबल हैं, तो उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी को डर के मारे अंडर एलोकेट कर देना चाहिए, एग्ज़िट कर लेना चाहिए मार्केट से, वो तो बहुत ही गलत होगा। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन भी महीने 2 महीने में रिज़ॉल्व हो जाएगी। किसी के लिए अच्छा नहीं है एक बहुत बड़ी वॉर की लंबी सिचुएशन बनना। तो इन्वेस्टर्स को जैसे आपने कहा एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना चाहिए बट वेरी केयरफुली, रादर देन सेइंग कि हम सारा एक साथ ही ले लेते हैं क्योंकि अब ये बॉटम बन गया। ठीक है, ये एक नजरिया है इस समय मार्केट को समझने का। एक हिंदी में कहावत है, दुबले और दो आषाढ़, यानी ऑलरेडी आपकी तबीयत खराब थी, ऊपर से 2 बार आषाढ़ आ गया, यानी आप और ज्यादा पिटेंगे। तो मार्केट में एक भय तो एआई ने दे ही रखा है, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट हो जाता है, कोई कंपनी नया अनाउंसमेंट करती है, एक पैनिक वेव आती है, वो डायरेक्टली तो आईटी कंपनियों को इंपैक्ट करती है, लेकिन उसके साथ कई और कंपनियां या कोई और सेक्टर भी इंपैक्ट हो जाते हैं। अब ये युद्ध आ गया, कुछ युद्ध पहले से चल रहे थे। पंकज जैन साहब, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो अगर एक साथ रख के देखें तो देखिए, मार्केट को कुछ चीजें तो इंपैक्ट करती हैं, लेकिन जब बहुत सारी ऐसी चीजें एक साथ आ जाए तो क्या वाकई में मार्केट के फंडामेंटल्स या मार्केट के डायनामिक्स हिलते हैं? ना सिर्फ हिलते हैं बल्कि कुछ हद तक परमानेंटली चेंज भी हो जाते हैं क्या? नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और सारे हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। देखो भाई, आपने अभी जस्ट सेंटेंस यूज किया था, डर के आगे जीत है। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा, समहाउ एक ग्लोबल माहौल ऐसा बन गया या यूएस का माहौल ऐसा बन गया कि ट्रंप है तो डर तो है ही, डर तो है ही, और बीच बीच में कब जीत आएगी वो देखने वाली बात है। अगर आप देखें, आज ही मैं एक बयान ट्रंप साहब का सुन रहा था टीवी पे कि वंस वी आर डन विद ईरान, उसके बाद अगला नंबर क्यूबा का है। सो दैट मीन्स एक जो टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी है, आई थिंक ये चलता ही रहेगा एंड वन विल हैव टू स्टार्ट लिविंग विद इट। और अगर हम स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू इंडिया बात करें, जिस तरह से पिछले 18-20 महीने हमारे मार्केट्स के गुजरे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कुछ कारण बनते जा रहे हैं। पहले हम देख रहे थे, अगर जो अभी रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उससे पीछे चले जाएं, 4-5 के क्वार्टर के रिजल्ट्स आई थिंक काफी चैलेंजिंग से, उससे हमने एक सेल ऑफ देखा। बीच में ऑपरेशन सिंदूर आ गया, उसकी वजह से एक सेल ऑफ देखा। एफआईज की कंटिन्यूस सेलिंग देख रही है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि अगर जो यूएस के टैरिफ के लेके जो इश्यूज था उसमें अगर समझौता भी हुआ तो एआई का इशू आ गया, टेक्नोलॉजी को लेके सेल ऑफ आ गया। और फरवरी के महीने में हमने देखा था कि एफआईज की एक रिलेटिव बेसिस पे थोड़ी सी सेलिंग थमी थी, इंडिया की तरफ थोड़ा सा रुख बदला था ऑन अ रिलेटिव बेसिस। तो अब ये रिसेंट ये जियो पॉलिटिकल इशूज आ गए। सो थिंग्स हैव बीन प्रीटी चैलेंजिंग। और जैसे हम आपस में हम बात करते हैं, लाइक एज अ ब्रोकर वी केटर टू लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इंस्टीट्यूशन हो,
व्हाट वी हैव सीन, इट्स वेरी इजी टू टॉक कि भाई बॉटम फिशिंग कर ली जाए, या कि ये सेक्टर्स ऐसे अच्छे हैं या ये स्टॉक्स ऐसे अच्छे हैं, ऑन अ रिलेटिव वैल्यूएशंस आगे मिलने आसान नहीं है, ऑन अ लॉन्गर टर्म पीरियड यू विल डेफिनेटली मेक मनी, बट व्हाट वी हैव बीन सीइंग कि पेशेंस लूज आउट होती जा रही है थोड़ी थोड़ी। जो पिछले अगर हम 1.5-2 साल की बात करें, दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैव बीन कमिंग, बट एग्जिट शायद नहीं मिल पा रहा। और जिस तरह से सेक्टर रोटेशन हो रही है तो मार्केट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। एंड व्हाट मार्केट्स या व्हाट रीसेंट टाइम्स हैव टॉट अस इन अ वे, ये पहले भी हमें पता था, बट बीच बीच में हम मोमेंटम के आभास में बह जाते हैं। कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स बहुत अच्छे चल रहे होते हैं तो उस मोमेंटम में इन्वेस्टर्स बह जाते हैं। व्हाट रीसेंट टाइम्स हैव टोल्ड अस कि जो एक जिसे हम बोलते हैं कि आपकी एसेट एलोकेशन टू डिफरेंट एसेट्स बहुत जरूरी है। एक एसेट में ज्यादा पैसे ना लगाइए। आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड इन लास्ट 1 year ऑल्सो, कि थोड़ा पैसा गोल्ड में भी होना चाहिए, सिल्वर में भी होना चाहिए, रियल एस्टेट में भी होना चाहिए, इक्विटी में भी होना चाहिए, डेट में भी होना चाहिए। सो आई थिंक जहां जहां ये था कि बहुत ज्यादा पर्टिकुलर एसेट में था, उससे भी लोगों को एक धक्का मिला है। अगर जस्ट टू गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल, पिछले 4-5 साल से रादर पोस्ट कोविड एक ऐसा हो गया था कि एवरीबडी हु कुड अफोर्ड, एक सुपर एचआर नहीं थे, एवरीबडी वांटेड टू ओन अ प्रॉपर्टी इन दुबई या मिडिल ईस्ट। आई थिंक उस चीज को एक धक्का मिला है। समहाउ एक पता लगा है कि नहीं, वहां भी एक डेंट मिल सकता है। द काइंड ऑफ पीस दैट वाज प्रिवेलिंग फॉर लास्ट 15, 20, 25 ईयर्स, उसको भी धक्का मिला। सो यू नेवर नो व्हाट इज देयर राउंड द कॉर्नर, अगले मोड पे क्या है। तो एसेट एलोकेशन एक नई बहुत अच्छी चीज है, जिसको हमने जो थोड़ा सा छोड़ भी दिया था बिकॉज ऑफ मोमेंटम, उस पर दोबारा हम एम्फोसाइज कर रहे हैं। वी बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स कि नहीं भाई, डेट